नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका अभी जो नेट नोटिफिकेशन आ गया सीटेट का, ठीक है, जो कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा। 3 महीने का समय है और 3 महीने में हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है ईबीएस का जो रहेगा, ये सीरीज ईबीएस की है और सीटेट के 2011 से 2023 के जितने भी पेपर हैं उन सभी को इसमें कवर किया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो आपको ध्यान से देखना है इस सीरीज को, उसके बाद हम इसके लेक्चर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है आंसर देते जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और यार लिखते जाना है। उसके बाद इसके साथ हम पूरी डिटेल भी देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए आज बताएं, आपका पहला क्वेश्चन है 2011 से जो 23 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई बताएं आप लोग कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? तो जल्दी बताएं आप लोग कमेंट में, ठीक है। तो थोड़ा यहां देख लें आप लोग, ठीक है। थोड़ा यहां 2-3 और क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, अब यहां पूछेगा माउंट एवरेस्ट। तो याद रखना माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8850 मीटर है। अब ये है कहां पर? तो दोस्तों याद रखना यहाँ नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर है? हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय श्रृंखला है उसके अंदर आता है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये है कहां पर? नेपाल में। और नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माता से। अब यहां पूछ लेगा आपको, तो कहीं आपको 8848 भी मिलेगी। क्या मिलेगी? 8848 मीटर भी कहीं मिल सकती है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, जे होगा वरना जे होगा, एक ऑप्शन रहेगा। जब दोनों ऑप्शन रहेंगे तो 50 लगाना है। अब इसके बाद पूछेगा आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर मिलेगी। क्या है? भारत की K2, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कितनी है? तो ये 8611 मीटर है, ठीक है, 8611 मीटर है। और दक्षिण भारत की आपको याद रखना है, यहां पर है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पर है? अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर है, 2598 मीटर, ठीक है। इतना 3 क्वेश्चन आ गए समझ में आप लोगों को। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है? 8850 मीटर। कहां पर है? नेपाल में है। किस श्रृंखला पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर। नेपाल में किस नाम से जानते हैं इसको? सागर माथा के नाम से। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। टूटता हुआ तारा क्या होता है दोस्तों? तो कुछ चीजें आपको याद रखना है, यहां देखें आप लोग, ठीक है। जैसे ये है आपका सूर्य। क्या है दोस्तों? ये है सूर्य। आपको पता है कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 2007 से पहले कितने थे? आपके 9 थे, ठीक ना। आप कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? ये सूर्य हो गया, बुध, शुक्र है, ठीक है। उसके बाद आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। उसके बाद मंगल है, उसके बाद आपका बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये ग्रह हैं, ये दूरी से क्रम में है। सबसे बड़ा ग्रह है इसमें बृहस्पति, सबसे बड़ा आकार में, सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है आकार में? तो बुध याद रखना। कौन है? बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी कौन से नंबर का है? तो 5वां बड़ा ग्रह है। आकार में कौन सा है पृथ्वी? 5वां, ठीक है। जे हो गया। तो जे है आपके ग्रह। अब आपको कुछ चीजें याद रखना है। देखो अब टूटता तारा क्या होता है दोस्तों? तो यहां देखो, यहां पर है मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच यहां पर एक पेटी पाई जाती है। किसकी पेटी है? तो याद रखना ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है यहां पर। किसकी? क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है कौन सा? जैसे मान लिया ये है मंगल और बृहस्पति, ठीक है। और नजदीकी ग्रह कौन है पृथ्वी के? तो शुक्र है। इनके बीच क्या होता है? ये क्षुद्र ग्रह ये भी चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं? कभी कभी यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। तो ये क्या करते हैं? तो अचानक इनको गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खींचते हैं, जिससे आग लग जाती है। वो उल्का पिंड समझते ना,
जैसे अपन ने देखा होगा, ठीक है, जैसे देखते ना रात में जब बुक गिरता है ऐसा चला जाता है, बोलते आत्मा जा रही या तारा टूट रहा। तारा कभी नहीं टूटते क्योंकि तारे गैसों के बने होते हैं, गैसें कभी टूटती नहीं है, तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। गिरते ना वो ऐसे अचानक गिरते हैं, जब धरती पर गिरते हैं, ठीक ना, बिजली वगैरह कभी कभी गिर जाती है, वही उल्का पिंड होते हैं, ठीक ना, तो ये होते हैं। इसके बाद धूमकेतु क्या होता है, तो ये सूर्य के पास में क्या होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो ये सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसी पूंछ, मतलब सूर्य से बाहर जाती हुई पूंछ दिखाई देती है इनकी, उल्का पिंड। ये चमकदार होते हैं, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश से। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्षुद्र ग्रह। और धूमकेतु याद रखना, धूमकेतु हमेशा 76 वर्षों में दिखाई देता है, और अभी पहले 1986 में दिखा था। कब दिखा था, 1986 में, और अब 76 वर्ष बाद दिखेगा, तो मतलब 2062 में दिखेगा नेक्स्ट शुद्ध क्या है, धूमकेतु, ठीक है, ये बार बार नहीं दिखते, तो ये याद रखना आपको। तो इनको बोलते हैं टूटता तारा, मतलब होता है उल्का पिंड हो गया। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें हमारे, इसका आंसर बताएं आप लोग। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है, तो यहां देखो थोड़ा प्रायद्वीपीय भारत का मैप देखना आप लोग यहां पर थोड़ा, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब यहां पर देखना आपको, यहां पर है कौन सा सागर, अरब सागर। कौन सा है दोस्तों, अरब सागर है यहां पर, ठीक है। और यहां पर है बंगाल की खाड़ी, ये थ्योरी में भी हम देखेंगे, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये हो गया, ये समुद्री इलाका है। और नीचे है आपका, नीचे मिलेगा हिंद महासागर, ठीक है, ये पूरा क्या है, समुद्री इलाका है, और नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर। इतना आ गया समझ में। अब आपसे पूछा क्या, उसने बोला है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन कौन से, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है अरब, तो आपको तटीय राज्य याद रखना, भारत के तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कितने हैं जो समुद्र किनारे हैं, तो 9 याद रखना, ये पूछ सकता है 9, ठीक है। अब कौन कौन से हैं देखो, अब यहां जे याद रखना, जे वाला है आपका कौन सा है, तो ये है आपका गुजरात। कौन सा है, ये गुजरात है, ठीक है। इसके बाद यहां से पड़ेगा आपका ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। और नीचे आओगे तो यहां पर है ये आपका कर्नाटक, और यहीं पर है क्या, गोवा, ठीक है। और जो नीचे आओगे तो कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है, ये समुद्र के किनारे है। इसके बाद ये है छोटा सा गोवा है यहाँ पर, ठीक है। और ये नीचे मिलेगा आपको, ये मिलेगा केरल, ठीक है। इस तरह से ये कितने कहाँ है, तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से पूछ सकता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है और गोवा है। 5 है, ये पश्चिमी तट होता है, ये पूर्वी तट होता है। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं देखो, तो यहां पर है कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। ऊपर जाओगे तो यहां पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर मिलेगा आपको उड़ीसा, और ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इतना आ गया समझ में। तो ये हैं आपके बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये हैं आपके अरब सागर में, ऐसे 9 राज्य हैं। अब पूछा क्या गया, अब मैप से देख सकते हैं आप, उसने क्या पूछा है, बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन से है। आंध्र प्रदेश तो है, देखो यहां पर है, महाराष्ट्र नहीं है क्योंकि ये कहां पर है, अरब सागर के किनारे यहां पर है, तो एक तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब इसमें देखो उड़ीसा है, हाँ उड़ीसा है बंगाल में, लेकिन केरल नहीं है क्योंकि ये कहां पर पड़ता है, अरब सागर के किनारे यहां पर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखें, उड़ीसा है, हाँ है उड़ीसा, ये है ना बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश है, हाँ ये भी है, ठीक है। और तमिलनाडु है, ये भी है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा सही सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये मैपिंग याद रखनी, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इसका आंसर बताएं आप लोग। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। तो आपको कल्पना चावला के बारे में कुछ चीजें याद रखना। क्या रखना याद, कल्पना चावला ये भारतीय मूल की थी ना, चावला, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म याद रखना, जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में। और इनको पता है ये क्या है, सपना था कि हम क्या आसमान में उड़े, ठीक ना, एक कहानी देखती थी, ठीक ना। जन्म हुआ था, स्थान कहां पर है, तो इनका जन्म स्थान है जो है करनाल,
क्या है, करनाल, जो कि हरियाणा में आता है। कहां पर आता है, हरियाणा में। बाद में क्या हुआ, इनकी क्या थी, इनका टारगेट था कि हमें क्या बनना है, पायलट, मतलब अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इनका सपना पूरा हुआ। और ये कहां पहली बार अंतरिक्ष में पहली बार कब गई थी दोस्तों, अंतरिक्ष में पहली बार गई थी कब, तो इनका नाम याद रखना आपको, 1997 में गई थी, ठीक ना। और ये कहां से, नासा, किस एजेंसी में काम करती थी, नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, ये गई थी। कोलंबिया यान था, कोलंबिया यान, ठीक है, उसका नाम था STS-87, ठीक ना, पहली बार गई थी 1997, लेकिन बाद में फिर दोबारा गई, ठीक ना। दूसरी बार कब गई थी, तो दूसरी बार गई थी ये 2003 में गई थी, ठीक ना। याद रखना कोलंबिया से गई थी, कोलंबिया यान, कोलंबिया यान, STS-107 था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आ रही थी तो ये अचानक में क्या हुआ, इनका वो विस्फोट हो गया था, ठीक ना, जैसी लौट रही थी वहां से, तो वायुमंडल में कुछ क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ टकराने और आग लग गई थी, ठीक ना। तो एक कब हुआ था, 2003 में इनका निधन हुआ था। इतना आ गया समझ में, तो ये याद रखना, ये थी कल्पना चावला का जन्म 1962, करनाल, भारतीय मूल की थी। इस तरह भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। भारतीय मूल मतलब इनके माता पिता का जन्म कहां हुआ था, संबंध था भारत से, ठीक ना। इतनी चीजें आपको कल्पना चावला के बारे में याद रखना है। इतना हो गया, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट बताएं आंसर आप लोग, चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों, यहाँ तना नहीं तनों हैं, तनों में अपना घोंसला बनाता है। तो कुछ पक्षियों, जैसे सबसे पहले कौवा की बात करें, कौवा क्या करता है, तो कौवा से याद रखना, ये सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल, ठीक है, ऊंचा पेड़ नहीं, ऊंची डाल पर। आपको एक चील याद रखना, क्या रखना है, चील। चील क्या बनाती है, सबसे ऊंचे पेड़ पर, ये डाल पर बनाती है, सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, सबसे ऊंचे पेड़। ये पूछ चुके हैं, कई बार आते हैं, 11 से आपके 22 तक में हर बार रिपीट हुए हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन, कि ये वाला कैसा घोंसला बनाता है, ठीक ना, कहां पर घोंसला बनाता है, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा याद रखना आपको, बसंत गौरी, क्या है नाम इसका, बसंत गौरी, या इसी का दूसरा नाम है क्या है दोस्तों, बारबेट, बारबेट। ये कहां बनाता है, तनों में छेद करके, तनों में छेद करके। और एक और बनाता है कटफोड़वा, देखा होगा ना गांव में कट कट करता रहता है, कट कट कट, ठीक है, तो छेद में बनाता है, ठीक है। इसके बाद सकर खोवा याद रखना, क्या है, सकर खोवा, ठीक है, सकर खोवा क्या है दोस्तों, सकर खोवा है, ये क्या है, सनवर्ड है, क्या है, सनवर्ड। जी याद रखना, ये किस में बनाता है, तो पेड़ या झाड़ियों, पेड़ व झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, देखा होगा ना, लटकता हुआ घोंसला इस टाइप से बनता है, जैसे ये है डाल, जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये डाल है, तो इस टाइप से बनाते हैं ये घोंसले, ठीक है, देखा होगा शायद, ठीक है, इस टाइप से ये घोंसले बनाते हैं लटके हुए, देखे होंगे गांव वगैरह में, कुओं में बनाते हैं। और दर्जन पक्षी क्या करता है दोस्तों, तो ये पत्तों को सीकर, देखो दर्जी क्या करता है, कपड़ा बनाता ना, सीकर, ऐसी दर्जन एक पक्षी होता है, तो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, सीकर। ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं ये सभी, तो कुछ इतने याद रखना। एक और आप याद रखना, कलचड़ी, कलचड़ी, ठीक है, किलचड़ी क्या बनाती है, कलचड़ी, ठीक है, ये कहां बनाती है, तो ये पत्थरों के बीच में बनाती है घोंसला, कलचड़ी, ठीक है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसको हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये हर बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक दो दो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, तो ये है कौन सा है, बसंत गौरी, जो क्या करता है, तनों में अपना घोंसला बनाता है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं। वैश्विक महामारी अभी आया था ना कोरोना, तो डॉक्टरों ने क्या बोला था दोस्तों कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमें बढ़ाता है, ठीक है, तो ये बोला था। तो ये करेक्ट क्या है, पहले तो इसका करेक्ट होगा, क्या होगा, सी भरपूर ग्रहण करने से क्या मात्रा में बढ़ती है, तो यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको चुनिंदा याद रखना है यहाँ पर, जैसे हमने बोला क्या, आपसे बोल दिया दोस्तों
कि आपको पहली बात तो ये विटामिन याद रखना। क्या होते हैं विटामिन? तो विटामिन होते हैं जो शरीर को ना तो ऊर्जा देते हैं, ये क्वेश्चन आता है, क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, ना तो ऊर्जा देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं? तो ये शरीर की उपाचयन क्रिया के लिए जरूरी होते हैं, शरीर की उपाचयन मतलब पाचन वगैरह में ये हेल्प करते हैं, ऊर्जा नहीं मिलती इनसे, ठीक है। इसके बाद इनकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो खोज याद रखना, विटामिन की खोज की थी 1912 में। किसने की थी? फंक। क्या नाम है इनका? फंक महोदय, ठीक है। कुछ विटामिन आपको याद रखना है, जैसे हमने बोला क्या, जैसे हमने बोल दिया दोस्तों तुमसे कि विटामिन जो मोस्ट है कौन कौन से हैं? विटामिन हो गया ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनके वैज्ञानिक नाम पूछता है आपसे, क्या पूछता है? वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ये कई बार पूछ चुका है सीटेट में, तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा यहां से। वैज्ञानिक नाम और कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, ठीक है, इतना आ गया। चलिए तो हम देखते हैं इसका ट्रिक देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम याद करने की ट्रिक क्या है? इसमें आपको याद रखना है रवे सारे। रथ, रथ एक टॉफी है। क्या है? रथ एक टॉफी है। क्या है? टॉफी है। तो ये हो जाएंगे याद, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और के का। ए का क्या है? रास हो गया रेटिनॉल, ठीक ना, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का क्या होगा? थायमीन, था से थायमीन, ठीक है। सी का क्या होगा दोस्तों? एक से मतलब एस्कॉर्बिकम, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये किसका है? सी का है, नोट कर लेना आपको, ठीक है। डी का क्या है दोस्तों? तो डी से क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद के का क्या है दोस्तों? तो के का आपको याद रखना है फाइक्यूनोन। क्या है? फाइक्यूनोन, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इतना आ गया। इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आपको ऐसे याद रखना, रवे सारे वहां रखे हैं, रवे सारे वहां रखे हैं, वहां रखे हैं, ठीक है, एक ट्रिक है याद। तो रवि से हो गया रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी होता है, ठीक ना। बी से क्या होता है? बेरी बेरी। सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जो मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं ना, खून आता है, ठीक है। डी से क्या होता है? सारे वहां, डी से होता है क्या? वाजपन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? वाजपन हो जाता है। और के से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखना है आपको, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम वगैरह इनके याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अभी बताया क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों? सी होगा, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और विटामिन सी की भरपूर मात्रा किसमें होती है? खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फलों में। और खट्टे फलों में भी किसमें होती है सबसे ज्यादा? आंवला में। किसमें होती है दोस्तों? आंवला में होती है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी। जो पौधे खारे जल में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जो खारे पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो देखो लवणोद्भिद क्या होते हैं? तो याद रखना जेई क्या होते हैं? तो ये दोस्तों हमारे खारे पानी में उगते हैं, ठीक है, खारे पानी में, जहां खारापन ज्यादा होता है, नमकीनी ज्यादा होता है। और मिजो समुद्रविद क्या होते हैं? ये समुद्रों के में उगते हैं, ठीक है, जो समुद्री पौधे होते हैं। और जीरोफाइट क्या होते हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं जहां पानी की कमी होती है दोस्तों, क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पानी की क्या होती है? कमी होती है। हीलियोफाइट, ठीक ना, हीलियोफाइट मतलब क्या होता है? हाइड्रोफाइट है, हीलियो नहीं है, ठीक ना, क्या है? ये है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है जल में, तो ये कहां? जल में उगते हैं, जल में उगने वाले, ठीक ना। तो ये कुछ याद रखना चीजें। तो उसने क्या बोला था? खारे जल में कौन से उगते हैं? तो लवणोद्भिद। समुद्रों में उगते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं जीरोफाइट, ठीक है, इंग्लिश ही में आएगा, ऐसे हिंदी में नहीं आएगा। जीरोफाइट कहां उगते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी कम गिरता है। ये हाइड्रोफाइट जल में उगते हैं, इतना आ गया समझ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग।
तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं, तो आपको याद रखना है ये तरुण भारत संघ बहुत इंपोर्टेंट संस्था है, तरुण भारत संघ। ठीक है, ये किसके लिए काम करती है? तो याद रखना ये आपकी जल संरक्षण के लिए काम करती है। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए, और जल पहुंचाती है। ये मेनली कहां करती है? तो राजस्थान में काम करती है संस्था। ठीक है, क्योंकि वहां बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, वहां पर पानी की कमी होती है। इसके जो प्रमुख थे जिसने चालू किया था इसको, उनका नाम है क्या? राजेंद्र, क्या है दोस्तों? राजेंद्र सिंह। क्या है? राजेंद्र सिंह है। इन्हीं को बोलते हैं जल पुरुष के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जल पुरुष के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो जे जुड़े हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये कहाँ की संस्था है? मेधा पाटकर, इनका ये 1989 में इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, बचाओ आंदोलन, क्योंकि कहाँ चल रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन? आपको पता होगा कि नर्मदा पर बहुत सारे बड़े बड़े बांध बन रहे थे, तो लोगों का विस्थापन हो रहा था वहां से, तो लोगों से जाना पड़ेगा अपने घर बार छोड़कर, ठीक ना। बाढ़ आ सकती है, उसको बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। सुंदरलाल बहुगुणा का तो पता ही होगा, 1973 में किससे जुड़े हैं? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, जो कहां पर हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव में, चमोली जिले के रेणी गांव में। ठीक है, ये जुड़े थे, तो इनके कुछ याद रखना। इसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़े थे इससे, गौरा देवी भी इससे जुड़ी थी चिपको आंदोलन से। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो इसके आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। प्रधान कौन थे इसके? तो राजेंद्र सिंह थे। ठीक है, इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। इसका आंसर बताएं दोस्तों। जो भूमिगत जल की स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो भूमिगत जल आपको पता होगा, जो भूमिगत जल होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे उसका लेवल कम होते जा रहा है। तो उसकी क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? कारण तो चारों हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा है, देखो, वर्षा का कम होना, ये तो है ही। इसके बाद वृक्षों का आवरण कमना, ये भी है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है आपका क्या है? सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी होगा ऑप्शन। इसमें क्या है? सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लग रहे हैं ना, जो हम बोलते हैं ना बोरिंग, बोर करवा रहा है, उसके बाद आपका हो गया पंप वगैरह लगवाए, तो ये पूरा पानी खींच खींच के नीचे से क्या ला रहा है? ऊपर ला है, तो नीचे बचता ही नहीं है पानी। तो मुख्य कारण क्या होगा इसका दोस्तों? सी होगा। यहां तक क्लियर है? चमक गई सभी को बातें, ठीक ना। कमेंट आपको बताना है, आप लोग कमेंट नहीं देते हो, ठीक ना। कमेंट देखेंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले कमेंट बोलेगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा, जो भी आपको क्लास अच्छी लिखी है तो उसके बारे में, या कुछ सुधार करना है तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। इतना आ गया। आपके कमेंट नहीं आते, अगर आप लोग प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है, वीडियो को जितना, तो उतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, ठीक है। इसका क्या है? सी है। इसका आंसर बताएं दोस्तों आप लोग। धरती पर अलवण जल, अब ये क्या होता है? अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है, मतलब जिसमें खारापन नहीं है, मतलब मीठा पानी। कुल उपलब्ध आवरण, जो मतलब जितना भी मीठा पानी है, उसका सबसे ज्यादा जो जल है वो कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो पृथ्वी हो गया, तो आपके पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है? 71% भाग पर है जल, ठीक है। उसके बाद 29% भाग पर है स्थल है। अब 71% भाग पर तो जल है, लेकिन ये पूरा जल पीने योग्य नहीं है। फिर क्या है? तो आपको एक चीज याद रखना, जैसे जो जल है पृथ्वी पर, ठीक है, पीने योग्य जल आप अपने आप में 100% होगा। इसमें से 97.5% जल कहां है? तो ये है महासागरों में, जो 5 बड़े महासागर है ना, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर है, उनमें है, ठीक है। ये खारापन है, पीने योग्य नहीं है। और 2.5% जल है जो क्या है? जो पीने योग्य है, मतलब मीठा है। मीठा मतलब लवण, अलवण युक्त, ये लवणीय है, ठीक है, ये लवणीय है। और इसमें से भी आपको याद रखना, इसमें भी से 70% जल कहां है? जो ग्लेशियर वगैरह है, हिमनद है, जो बर्फ के टीले वगैरह है, वहां पर है। और इसके अलावा 30% जल ही क्या है? पीने योग्य है। पीने योग्य मतलब है नदियों में है, झीलों में है, ठीक ना, इन सभी में है। तो वही तो बोला था दोस्तों उसने, क्या बोला था उसने? अलवणीय जल बोला था। लवणीय तो ये है, अलवणीय जल का
सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, ग्लेशियरों में है। इसके बाद 30% है जो पानी पीने योग्य है, जो नदियों में है, झीलों में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ऑप्शन ए है, नदियां है क्या, झरने हैं क्या, तो ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा कहां है, ग्लेशियर और हिमनदों में। ठीक है, इतना आ गया सभी को, यहां तक चमकी बातें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें भी आपको याद रखनी है। इसका आंसर बताएं आप लोग। कुडुक कहां के लोगों की बोली है, तो कुडुक याद रखना आपको। कुडुक ये जनजाति है, कहां पर है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में एक जनजाति है, वहां पर बोलते कुडुक। ठीक है, इतना आ गया समझ में। असम की क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, असमिया है। ठीक है, असमिया हो गया। और मिजोरम की क्या है, मिजो है। ठीक है, तो ये कुल 22 भाषाएं, आपको पता होगा संविधान में कुछ 22 भाषाओं के बारे में है। ये कहां मिलता है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग बोलियां हैं, इतना याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। कुडुक कहां की भाषा है, तो ये झारखंड की भाषा है। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अवधि कौन सी है, तो आपको पता होगा मधुमक्खियों का पालन बड़े स्तर पर कहां पर किया जाता है दोस्तों, तो बिहार में। आपको याद रखना इसके बारे में कुछ तथ्य। बिहार का कौन सा है, मुजफ्फरपुर नगर, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, यहां पर किया जाता है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद जो टाइम पीरियड होता है, समय, सबसे अच्छा समय क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से कहां तक है, दिसंबर तक, आपको याद रखना। ठीक है, और वहां क्या होते हैं, लीची के लिए, जो लीची के जब फूल खिलते हैं तभी क्या होते हैं, वो आकर्षित होते हैं। तो यहाँ के लोग डिब्बे में बंद कर करके क्या करते हैं, उसको वो करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के बने बड़े तिकोने टेंट को रेबू कहा जाता है। ठीक है, और जानवरों के रहने को, इस स्थान को लेखा कहा जाता है। तो अब यहां देखें ध्यान से आपने। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र यहां पर है जम्मू कश्मीर, और ये वाला है उत्तर, ये लद्दाख क्षेत्र है। क्या है, लद्दाख क्षेत्र है दोस्तों। तो यहां पर एक जनजाति रहती है, क्या नाम है उसका, चांगपा। ये क्वेश्चन पूछ सका है, चांगपा जनजाति। ठीक है, इतना हो गया। ये चांगपा जनजाति रहती है, तो ये क्या करते हैं, यहां रहने के लिए एक तंबू बनाते हैं। क्या, तंबू बनाते हैं। उसी तंबू को ये क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, रेबो। किस नाम से जानते हैं, तंबू मतलब टेंट बनाते हैं। ठीक है, उसको जानते हैं रेबो के नाम से। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये अलग से एक अपने जंतुओं को भी रखते हैं, उसको बोलते हैं लेखा, जहां जंतुओं को रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये कहानी कब से मानी जाती है, 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, पूछ चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चांगपा जनजाति पूछ चुका है, कहां पाई जाती है, लद्दाख में। इनके जो घर टेंट होते हैं उनको रेबू कहते हैं, और जहां ये जीव जंतु रखते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेखा बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताएं आप लोग। हमारे देश में कितने संशासित, मतलब संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत में 2019 से पहले, ठीक है, भारत में 2019 से पहले कितने राज्य थे, तो ये थे 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य थे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। सॉरी, कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ था दोस्तों, 2019 के बाद क्या हुआ था, 19 के बाद जो जम्मू कश्मीर था, ठीक है, उसको राज्य के दर्जा से हटा दिया था, और इस तरह 28 राज्य बचे थे, और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह 9 हो गए थे। फिर बाद में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जो गुजरात में पड़ते हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव, उनको जोड़ के 1 कर दिया था। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में है आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो इसका आंसर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
इसका आंसर बताएं आप लोग। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों? तो आपको इतना पता होना चाहिए, झारखंड, हर राज्य में क्या होता है, वहां मिट्टी की विविधता पाई जाती है, तो हर राज्य में अलग अलग फसलें होती हैं। तो आपसे पूछा गया क्या कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। मुख्य है वहां की चावल है, कहां की है? झारखंड की। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश में। इतना आ गया समझ में। मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है दोस्तों? तो ये होती है गुजरात में। कहां होती है मूंगफली सबसे ज्यादा? गुजरात। मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना कहां पर होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं घुमा फिरा के, ना जो प्रीवियस ईयर होते हैं उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट बताएं इसका आंसर। ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो खेजड़ी वृक्ष कहां पाया जाता है दोस्तों? तो आपको जे वाला बताया था, जे वाला, जे है तुम्हारा ऊपर वाला, ठीक है, जे वाला क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, जे है राजस्थान क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक वृक्ष मिलता है, उसका नाम है खेजड़ी। ये खेजड़ी वहां पर एक गांव है, उसके नाम पर पड़ा है वहां पर। तो इसको क्या होता है, तो याद रखना, जहां पर कम बारिश होती है वहां पर होता है। इसके बाद इसकी झाड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, और वहां इसके तने में क्या होता है, पानी संचित रहता है। तो लोग वहां पर जब पानी की कमी होती है तो उसको, मतलब वो सटक वगैरह डाल के उसको पीते भी हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो आपको याद रखना, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। हाँ, तो ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। तो पहला हो गया सही। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कम पानी में भी ये उग जाता है। ठीक है, और तीसरा है आपका, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो ये भी सही है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, समय समय पर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चौथा क्या, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों बनाने में किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। इसके बाद इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, नहीं, पत्तियां ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो, पहला सही है अपना। ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो पहला सही होगा ऑप्शन। देखो सबसे पहले पहला कहां दिख रहा है इसमें, तो पहला सही हो गया। और अधिक नहीं होती है, क्या होती है, अधिक नहीं होती है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, यह वृक्ष तनों से, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इसमें चौथा भी सही है, इसके सभी होंगे। ठीक है, इसके चारों आंसर सही होंगे, 1 2 3, क्योंकि ये सभी इसके बारे में सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसका आंसर बताएं आप लोग। अब चलो इसका देखो क्या है, पढ़ते हैं पहले। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक छात्र है, वो घूमने गया। अब वो बोला कहां गया, उसने बोला है जिस क्षेत्र में मैं आया हूं वहां क्या है, बारिश बहुत कम होती है। क्या होती है, बारिश कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। ठीक है, हमारे मिट्टी के घर बने होते हैं, ठीक ना, मिट्टी के घर बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ठीक है, और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर बनाया जाता है, मिट्टी या गोबर वगैरह से। ठीक है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से ढकी रहती हैं। अब बताइए छात्र कहां गया था, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, इसका होगा आपका राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में क्या होती है, कम बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ के मकान क्या के बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट याद रखना, मिट्टी के बने होते हैं। इसके बाद उनको गोबर या मिट्टी से ही पोता जाता है, गोबर व मिट्टी से पोता जाता है। ठीक है, उसके बाद उनके छतों पर कटीली झाड़ियां डाली जाती हैं ताकि गर्मी कम लगे, क्योंकि अगर सीमेंट कर दिया तो गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, और लद्दाख में कैसे मकान बनते हैं, 2 मंजिला मकान बनते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, यहाँ पर नीचे की मंजिल में ये लोग क्या करते हैं, खिड़की नहीं होती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जी याद रखना। असम में याद रखना, असम में क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो ये ऊंचे घर बनाते हैं, 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे घर बनाते हैं जमीन से, ताकि जब बाढ़ आए तो नीचे से पानी निकल जाए। तो कुछ चीजें याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, तो ये कहां का बोल रहा था, ये राजस्थान का बोल रहा था। ठीक है, इसका आंसर बताएं। कौन सा जानवर
आगे के दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो आपको इस जानवर का नाम याद रखना, इसका आंसर होगा गिलहरी। क्या होगा? गिलहरी। और आपको चूहे भी ऑप्शन में देगा, चूहे नहीं लगाना, याद रखना। गिलहरी क्या होती है? जिंदगी भर इसके दांत बढ़ते रहते हैं। अगर एक कुत्ते नहीं देखा होगा आपने, तो गिलहरी थी कुतरती रहती, बार बार कहीं पर भी बैठी होगी कुतरती रहती ऐसी, इस टाइप से। क्यों कुतरती है? क्योंकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं जिंदगी भर। अगर नहीं कुतरे तो वो इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक ना, तो बेचारी गिलहरी नहीं, पता नहीं चलेगा कहां गई। ठीक है, इस तरीके से वो कौन सा है? गिलहरी है। ठीक है, और सांप के बारे में याद रखना, सांप कोई भी आवाज सुन नहीं सकता है। सुन नहीं सकता है तो फिर नहीं सकता है। तो आपको जो टीवियों में बनाया जाता है ना, बेवकूफ बनाया जाता है, वो नांगन डांस नाचते थे ना, बीन बजाते और नांगन आ जाती है नाचती, तो वो सब क्या है? वो भ्रम है, ऐसे नहीं आती, क्योंकि वो सुन नहीं सकती है तो बीन की आवाज कैसे सुन सकती है? फिर क्या वो कंपन को पहचानती है, सिर्फ कंपन को। देखा होगा सांप बैठा रहता तो हम जब तक हम कुछ भी बोलते रहे वो भागता नहीं, जैसे हमने पैर किए इधर उधर तो वो कंपन पहचान लेता और भाग जाता वहां से। ठीक है, तो ये याद रखना सांप के बारे में। और भारत में 4 ही सांप हैं जो क्या है? जहरीले हैं। कौन से हैं? करेंत है, नाग है, ठीक है, इसके बाद अफोई और दुबोई, ये 4 सांप हैं जो जहरीले हैं। इसके अलावा और जहरीले नहीं है, और तो सब ऐसे ही रहते हैं, ये काटने तो नहीं बचते और काटने तो बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 दांत होते हैं जिनसे जहर निकलता है, आगे के दांत होते हैं इनके, जिनसे वो जहर फेंकते हैं, इनके बारे में। और बाघ के बारे में चीजें याद रखना, ये क्या होता है? ये अपनी मूंछों द्वारा क्या करता है? कंपन को पहचान कर शिकार का पता लगाता है। जैसे रहती है ना, इसकी मूंछें रहती हैं, हवा आती है तो मूंछों का कंपन होता है, वो समझ जाता है सामने या तो पेड़ की हवा आ रही है या कोई जानवर छिपा है। दूसरा है इसकी जो गर्जना है, गर्जना नहीं घुर्राता है ना, दहाड़ता है ना, 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं हम। देखा होगा टीवियों में जब वो दहाड़ता है तो वहां पूरे में सुनाई देता है। ठीक है, तीसरा है ये मनुष्य 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है, वो भी रात में। इतना याद रखना। मूत्र अपनी गंध, मूत्र या गंध द्वारा ये अपने इलाके का पता लगाता है, दूसरे जानवर का पता लगाता है। इसलिए कुत्ते वगैरह तो जाते ही नहीं है और जानवर, क्योंकि समझ जाते ये किसका है? राजा का इलाका है, मतलब शेर का इलाका है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये बात के बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर बताएं आप लोग। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 सालों से रह रहे हैं, क्या है? रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम आया गया था? तो एक अधिनियम याद रखना, वन एक्ट के अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये सब किया गया था। अब इसमें कुछ चीजें याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण संविधान, कुछ पानी पी लें 2 मिनट, ठीक है, कुछ तो एक सेट। क्या हुआ था? कुछ इंपोर्टेंट अधिनियम याद रखना। जैसे आपको बोला जाए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था, ठीक ना। इसके बाद वन जीव संरक्षण याद रखना आपको। वन जीव, ये कुछ अधिनियम है जो बार बार घूम के आते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? 1972 में आया था। इसके बाद एक और याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? 1986 में। इसके अलावा आपको जैव विविधता अधिनियम याद रखना, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? तो ये 2002 में आया था, ठीक है। और एक और आपको याद रखना, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। क्या है? निवारण अधिनियम ये कब आया था? 1981 में। तो ये और याद रखना। तो ये तो इसका आंसर है ये। इसके बाद ये भी आपको कुछ याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था दोस्तों? तो टाइगर प्रोजेक्ट याद रखना 1973 में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन जो ऐप है उससे आप वहां से ले सकते हो। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, और वो कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, तो वहां से डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसका आंसर बताएं। नीचे दी मधुमक्खियों की शारीरिक उपयुक्त विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। अब मधुमक्खियों के बारे में कुछ तथ्य याद रखना आपको। क्या रखना? ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो मधुमक्खी का जो घोंसला होता है, याद रखना, जो मधुमक्खी रहती है ना छाते रहते हैं, तो रानी मक्खी रहती है उनमें। कौन? मेन रानी मक्खी।
सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है और कोई नहीं देता है। इतना आ गया समझ में। दूसरा आपको तथ्य याद रखना, और जो नर होती ना मक्खी, जो नर होते हैं उनका काम है तुम्हें जाना है और शहद का सर्च करना है, ठीक ना। तो वे नाच कर क्या करते हैं, शहद का दूसरे नाचते ना, देखा तितली, वो मक्खी बैठी रहती है, भिन बनाती है, वो पंख ऐसे ऐसे करती है, तो वो संकेत करती है अगली मक्खियों की कि यहाँ पर शहद है, यहाँ पर रस मिल गया तो आज अपन लेके चल रहे, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। रानी मक्खी अंडे देती है, हाँ ये सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, हाँ ये तो ऐसे निठल्ले होते हैं, ठीक ना, इनका कोई काम नहीं रहता, ठीक ना, सिर्फ काम रहता है रानी मक्खी, ये सब निठल्ले होते हैं जो भी नर होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ रानी मक्खी अंडे देती है। कौन देती है, रानी मक्खी अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद कार्यकर्ता मक्खी भोजन से खोजती है, ठीक है, ये तो सही है। इसके बाद कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती। कार्यकर्ता मतलब जो काम करने वाले होते हैं, जो नर वाले, ये खोजते हैं और शहद को लिए क्या करते हैं, खोजती हैं भोजन और वहां लाती हैं छाते में। तो कौन सही होगा, पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। इतना आ गया। और ये तो बता चुके बिहार के मुजफ्फरपुर में पाला जाता है, अक्टूबर से दिसंबर का सही समय रहता है, ठीक है। इसका आंसर बताएं आप लोग सही। कौन सा जानवर आगे के दांत, ये दोबारा आ गया, तो बता चुके कौन है, गिलहरी, दो बार आ गया। बाकी आगे चूहा नहीं लगाना आपको, चूहा भी मिलेगा, ठीक ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गिलहरी दिया है उसमें आंसर, ठीक ना। इसका होगा क्या, बी होगा। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। अच्छा, ये घरों के बारे में बताना है आपको, ठीक ना। तो कौन, मिलान कीजिए, या ऐसा मिलान करना है तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये राजस्थान में क्या होते हैं, तो इसका होगा सी। यहाँ पर कटीले होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियों से ढका जाता है, ठीक है। इसके बाद असम में याद रखना मजबूत बांसों पर, बताया था ना, बांस के ऊपर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है क्या, मनाली में क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पत्थर के बने फर्श और छतों की लकड़ी बनाई जाती है, ऊपर समतल बने रहते हैं। और हाउस बोट ये कहां पर होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में बनते हैं, ठीक है। और लद्दाख में क्या होते हैं दोस्तों, तो ये लद्दाख में, ये वाला हो गया लद्दाख, ठीक ना, ये इसका लद्दाख का हो गया। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, पत्थरों व लकड़ी के, मनाली में, ठीक ना, ये हो गया। तो एक बार और देखें, असम में क्या होते हैं, असम में होते हैं मजबूत, कैसे होते हैं दोस्तों, तो मजबूत जो बांस रहते हैं उनके ऊपर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मिट्टी के बनाते हैं, ठीक है। लद्दाख में पत्थर के बने फर्श का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ मनाली में क्या होता है, मनाली में पत्थर और लकड़ी के मकान बनते हैं, समतल लकड़ी के, ठीक है। और ये हाउस बोट कहां पर यूज होते हैं, हाउस बोट जो घर होते हैं ना, नाव में घर बनते हैं, ये है आपके कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसका जम्मू कश्मीर होगा, ठीक ना। तो इसका वो सही जोड़ी नहीं दिया, एक बार इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट बताएं आंसर आप लोग। इसका आंसर बताएं। आर्यनाथ एक सपेरा है, मतलब एक स्टोरी दी है, इसी टाइप की आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी टाइप का कि राम एक लड़का है जो यहाँ जाता है वहां जाता है, ठीक ना, और वहां ऐसे घर देखता है, तो बताओ कहां गया था, ऐसी ये है। तो पहले पढ़ना है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र मतलब बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है, ऐसे ऐसे करते ना, नांगन डांस देखा होगा, ठीक है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है, मतलब सांप ने कैसे अनुक्रिया की, तो उसके रीजन बताना। 4 है, इसमें से सही बताना है, ठीक है। तो सही बताएं आप लोग, थोड़े पढ़ लें पहले ऑप्शन क्या क्या है 4। देखो इसमें पहला है बीन की मधुर गंध, तो नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता है, तो गंध कहां से सुनेगा। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा चीन द्वारा मतलब ध्वनि को सीधे ही, ये भी नहीं होगा। सांप की आंखों द्वारा, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। जो मेन होता है क्या, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन हो रहा, उससे बीन से क्या उसका कुछ कंपन होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसने सुन लिया और फिर वो नांगन डांस करता है, फिर नाचता है वो नांगन, देखा होगा, ठीक ना। तो वो आवाज से नहीं करता, वो कंपन से पहचानता है, ठीक ना, सांप। इतना आ गया, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सुन नहीं सकता, सिर्फ कंपन पहचान सकता है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर बताएं आप लोग। आपको बताएं जंतुओं किस वर्ग में आते हैं, अलग अलग जंतु अलग अलग वर्ग में आते हैं। जैसे जो पक्षी जोड़ते हैं वो पक्षी वर्ग में आते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनधारी में आते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप या रेप्टाइल में आते हैं। इस तरीके से अलग अलग हैं।
तो आपको बताना है सही जोड़ी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से 22 तक में, ठीक है, 23 तक में जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही आएंगे। एनसीईआरटी से अधिकतर आते हैं, इसलिए एक एनसीईआरटी की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, सीटेट के लिए स्पेशली, ठीक है। तो बताएं इसका आंसर। देखो छिपकली क्या है, तो छिपकली याद रखना ये सरीसृप है। हाँ, रेप्टाइल क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। और चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, ठीक है, पक्षी है, तो ये गलत है, ये स्तनधारी में आता है। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, डी होगा दोस्तों। क्या होता है, तो छिपकली किस में आता है, स्तनधारी में। किस में आएगा, स्तनधारी, मतलब जो बच्चों को जन्म दें और जो दूध पिलाएं, ठीक ना, वो आते हैं स्तनधारी में। जैसे कौन से, ब्लू बेल हो गई, चमगादड़ हो गई, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। मनुष्य तो है ही, गाय भैंस जी तो हैं जो अधिकतर पूछते हैं, ब्लू बेल और चमगादड़, ठीक है। उसके बाद चमगादड़ कहाँ आती है, ठीक ना। छिपकली किस में आएगी दोस्तों, सरीसृप में आती है, ठीक ना, ये किस में आएगी आपकी, सरीसृप में। उसके बाद चमगादड़ अभी बताया किस में आती है, स्तनधारी में, ठीक है। तो सरीसृप मतलब क्या, जो रेंग कर चलते हैं, कौन, जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब आते हैं। इसके बाद तीसरा है तो कलचिड़ी। कलचिड़ी बताया था ना, जो क्या होती है, एक चिड़िया होती है जो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है, मुलायम घोंसला, ठीक है। वो किस में आती है, वो पक्षी में। और बिच्छू तो पता ही है, बिच्छू वगैरह हो गया, और भी हो गया, मकड़ी वगैरह, ये सब कीट में आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर बताएं जल्दी आप। मेढकों और कीटों को फंसाने के लिए खाने वाला, पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पाया जाता है, तो एक पौधा होता है, इसका नाम है घटपर्णी, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, घड़े के समान होता है, इस टाइप से होता है, देखो जैसे ये होता है, ठीक है, ऐसा होता है ये पौधा, ठीक है। अब ये होता है घटपर्णी। इसका अन्य नाम है नेप्थलीन। क्या है, नेप्थलीन होता है इसका अन्य नाम, ठीक है। और एक और इसका नाम है, क्या है, इसका बोलते हैं कीट भक्षी, क्योंकि ये कीटों का भक्षण करता है। तो अब क्या होता है इसमें दोस्तों, तो याद रखना इसमें एक मतलब मधुर क्या होती है, गंध होती है, जिससे क्या होते हैं, जो कीट होते हैं, यहाँ से कीट कोई रहता है, वो कीट आकर्षित होकर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो जैसे इस पर बैठता है, वो क्या होता है, चिपक जाता है और नीचे चला जाता है अपने मौत के कुएं में, और ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कीट भक्षी, क्योंकि ये कीटों को खाता, मेढक हो गया, इनको सभी को खा जाता है, ठीक ना। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इन लोगों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति। और ये कहां पाया जाता है, तो देश में याद रखें, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अधिकतर पाया जाता है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, ठीक है, यहां पाया जाता है ये पौधा। लेकिन अपने भारत में कहां पाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना भारत में मिलेगा, ये सिर्फ मेघालय में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया। इसके अलावा ये भी चीजें याद रखना, क्योंकि ये भी पूछे गए हैं, इसके बारे में पूछ लेता है कि घटपर्णी के बारे में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, कौन सी सही है, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं आप लोग। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताएं जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, तो ये है कौन है, तो इनका नाम रखना जो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये किससे संबंधित थी, तो भारत तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग से, भारत तोलन, वेट उठाते ना, वजन उठाते, देखा होगा टीवियों पर, वो वेट उठाते। तो इनका याद रखना, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, कितने, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा ये कितने 130 केजी तक वजन उठा सकती थी, इतना आ गया, मतलब ये हाथों से उठाना पड़ते, वो देखा होगा ना, तो 130 तक उठा सकती थी। इसके बाद इन्होंने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। ये एनसीईआरटी में कुछ दिए हैं, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल वगैरह हो गई, इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में याद रखना, इनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था, जन्म तो हुआ था इनका गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के कहां हुआ था, अहमदाबाद में इनका परिवार यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक ना। इसके बाद ये अंतरिक्ष में कब गई थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला थी मूल की, पहली तो थी कल्पना चावला और दूसरी थी ये कब गई थी, तो 2007, याद रखना 2007 में गई थी, ठीक है। और ये कहां से, नासा अमेरिका से गई थी, ठीक है। इसके बाद 195 दिन रुकी थी, ये भी पूछा गया है, कितने दिन रुकी थी अंतरिक्ष में, 95 दिन, 100। और इसके बाद इन्होंने मैराथन में भाग भी लिया था, दौड़ अपन में यहाँ करते, उन्होंने अंतरिक्ष में लिया, ठीक है जी। याद रखना बछेंद्री पाल क्या है, तो दोस्तों भारत की पहली महिला है जो क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इन्होंने, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है, पहली महिला है। कब गई थी, 1984 में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो उत्तरांचल, जो कहाँ, उत्तरांचल जो यूपी और
ये उत्तराखंड पहले सम्मिलित रूप से तो उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में भी कुछ चीजें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बताएं आंसर, इसका आंसर बताएं आप लोग। भारत में कितने राज्य हैं? तो अभी बता चुके भारत में कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में। तो भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो राज्य तो हैं आपके कितने, 28। कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। तो ये बता चुके हैं, और एक क्वेश्चन हर बार आया है कि राज्यों से पूछ लेता है, ठीक है, कितने हैं वर्तमान में, ठीक है। ये हो गया, तो इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं आप लोग। अभी तो ये क्या नाम है? एक ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, मतलब ये कविता टाइप की है। तो आपको पता होगा जो मोर रहती है, मोर के ऐसे इस टाइप से पंख रहते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? इस टाइप से पंख रहते हैं मोर की। तो पंखों में यहाँ पर एक ऐसा कोई निशान सा रहता है जिसको पैसा बोलते हैं, इन्होंने पैसा दिया उस कविता में। और साथ में क्या होता है, पूरा यहाँ इसका सिर से लेके पूरा यहाँ तक क्या होती है? नीली नीली होती है। तो इसको किसके बारे में बोला है? तो ये सी है, मोर के बारे में बोला है। और शकरखुआ बताया था, ये लटकता हुआ बनाता है घोंसला। कैसा? लटकता हुआ पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों और डालियों पर ऐसे लटके हुए देखे होंगे, जैसे ये डाली है, ठीक है, ये बनाता है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे लटके रहते इसके घोंसले, देखा होगा गांव में, ठीक है। उसके बाद बीबर पक्षी कहां बनाता है? तो बीबर पक्षी में याद रखना, नर क्या होता है? स्वयंवर। नर जो बीबर में होता है, नर और मादा। तो नर क्या करते हैं? अपना घोंसला अच्छा बनाते हैं, ठीक है। और जिसका घोंसला अच्छा होता है, जो मादा जाती है बीबर, वो क्या देखती है? किसने सबसे अच्छा बनाया घोंसला? जिसका घोंसला अच्छा बनता है उसी से वो शादी कर लेती है, मतलब स्वयंवर होता है, ठीक है। तो ये इनमें ऐसा होता है। और बसंत गौरी बताया है, ये क्या करती है? तनों के बीच में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर दें आप लोग। हमारे देश में अभी तो बता चुके हैं कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, तो अभी बताया कितने हैं दोस्तों? तो अभी वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो ये बता चुके हैं इसका आंसर, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी इस सीरीज का, ठीक है, तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी एक इतनी है, मतलब दूरी है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में पार करती है तो औसत चाल बताना है। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं आपसे 1-2, है ना, तो आपको पता होना चाहिए रेलगाड़ी से संबंधित। तो चाल बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। डायरेक्ट रख देना, इसमें से 2 चीजें दी जाती हैं, एक चीज आपको पता करनी पड़ती है। इसके बाद आपसे पूछ ले समय बराबर क्या होता है? समय यहां आएगा तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों? तो समय बराबर होगा आपका दूरी बटे चाल, ठीक है, ये हो गया। एक और आपको याद रखना क्या, अब देखो यहां से दूरी बराबर क्या होगा? दूरी यहां होगा तो इनका गुणा हो जाएगा। तो दूरी आपको निकालनी है तो क्या का गुणा कर देना आपको? 4 इंटू समय का, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, 2 चीजें दे देगा, एक पूछेगा, या तो दूरी और समय दे देगा, चाल पूछेगा, दूरी और समय, दूरी और चाल दे देगा, समय पूछेगा, दूरी चाल और समय दे देगा, दूरी पूछेगा, इस टाइप से है। अब आपको यहां देखो क्या पूछा गया? औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी है? 11:34 लिख देना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया है? समय दिया है उसने कितना, ठीक है, समय दिया क्या? हाँ 21 घंटे है, तो 21 घंटे है, ठीक है, इतना हो गया। अब उसने औसत चाल पूछी है, तो मीटर प्रति सेकंड में बताना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप भाग देना है। तो 21 को काटोगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद क्या होगा? 54 बार कट जाएगा, काट के देख लेना एक बार, ठीक है, इतना हो गया। तो जी आपका कितना आएगा? 54। इसका आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्या? लास्ट क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपको 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी सीटेट में एग्जाम हुए उन सभी को कवर किया जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट में बताना है कैसा लगा है वीडियो। और ये सीरीज रोज की आपको 8 बजे वीडियो मिलेगा रात में, ठीक है, इतना आ गया। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी यार हैं, दोस्त हैं, जितने हैं, सबको क्या करना है? शेयर करना है, क्योंकि ये शानदार क्लास रहेगी आपकी, जिसमें से 11 से लेके 22 तक की सभी क्वेश्चनों को डिटेल के साथ देखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों रात 8 बजे, ठीक है। थैंक यू जब तक के लिए, धन्यवाद।